नमस्कार। आप जैसा जानते हैं कि इन दिनों भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण सदियों में फैला हुआ, इसके साथ ही चीन के एक प्रकार से अघोषित युद्ध ने पूरे देश में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। पूरे देश में जहाँ 20 से जो सैनिक शहीद हुए हैं, उससे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सभी देश में चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात कर रही है। तो मेरे साथ में इस पर चर्चा सत्र में मौजूद है अजय जी, डालमिया जी और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी शुक्ल। तो मैं सबसे पहले डालमिया जी आपसे पूछता हूँ, ये कितना उचित है, कि आपको क्या लगता है? चीनी सामान का बहिष्कार बहुत आवश्यक है, युद्ध हो चाहे नहीं हो, क्योंकि चीनी सामान के आयात के कारण से हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पे मोबाइल है, जो कि चीनी सामान के अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट इंपोर्ट का है, तो हमारे भारतीय कंपनियां जैसे माइक्रोमैक्स वगैरह जो कंपनियां जो मोबाइल बनाती थी, वो उनका प्रोडक्शन 20% भी नहीं हो रहा है। और चीनी ब्रांड्स का जो वीवो हो, ओप्पो हो, वन प्लस हो या और दूसरे जो ब्रांड्स हो, उनका जो आयात है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी की घटना बताता हूँ, 3 दिन पहले अमेजोन के ऊपर वन प्लस बोल के कंपनी चाइनीज की, उसने एक नया मॉडल लॉन्च किया और 45 मिनट के अंदर उसके 5 लाख फोन बिक गए। उसके पास 5 लाख फोन की इन्वेंट्री थी, वो 45 मिनट में बिक गया। तो ये स्केल ऑफ चाइनीज गुड्स का हमारे इकोनॉमी के ऊपर असर है। तो इसके कारण से हमने कुछ गवर्नमेंट को सुझाव दिए। एक तो जो सभी लोगों को सामान बहिष्कार करने के बारे में प्रेरित कर रहे हैं, परंतु ये मेरा जो डोकलाम युद्ध के समय, जो डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय का अनुभव है, 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने इस तरह का प्रयत्न किया था, परंतु सिर्फ सोशल मीडिया और उसको प्रचार के माध्यम से लोगों की मनोवृत्ति में कोई खास परिवर्तन देखने नहीं मिला। 2.5 साल में चीनी इंपोर्ट जो है कम से कम 20 से 25% बढ़ गया। तो अभी हमको थोड़े और दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने गवर्नमेंट को एक लिखा था कि भाई, जैसे ज्यादा आजकल जो वस्तुओं का क्रय है वो ई कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है, तो जो जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, तो वो जो सामान की जो कैटलॉग बनाते हैं, उसके अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन का डिस्क्लोजर उन लोगों ने देना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग जो ऑर्डर करते हैं अमेजोन के ऊपर, हमें पता ही नहीं चलता है कि जो हम माल उसके अंदर से ऑर्डर कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री में बना है, या भारत में है या चाइना में है। तो वो गवर्नमेंट ने तत्वतः उसे 2 दिन पहले ही एक स्वीकार किया है और अगली जो ई कॉमर्स की पॉलिसी के अंदर उसको इंक्लूड करने का आश्वासन दिया है। इस तरह दूसरा जो है क्वालिटी का है। अभी हम लोग इंडिया में जो माल बनाते हैं उनको BIS और फूड सेफ्टी एक्ट और दूसरे कई तरह के हमारे को निर्बंध लागू है। इलेक्ट्रिकल सामान रहे तो एनर्जी एफिशिएंसी का लागू है, परंतु जो चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा है उनके ऊपर कोई तरह का रेगुलेशन नहीं लागू है। इसके कारण से क्या है कि हम लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और चाइनीज की कम है। इसके कारण से वो लोग सस्ता माल अपने देश में बेच रहे हैं। तीसरा जो है, जो कि इनके माल के अंदर जो आयात हो रहा है, तो अंडर इनवाइसिंग के कारण से काफी वो इम्पोर्ट ड्यूटी को बचाते हैं हम लोग इनके आयात तक। ये भी एक बहुत ही सोचने का और इन्वेस्टिगेट करने का विषय है। और चौथा ये कहा था कि हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कि चाइनीज इंपोर्ट के कारण बंद हो गई है, उनको रिवाइव करने के बारे में सबसे पहले गवर्नमेंट ने प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई या कम कैपेसिटी पे चल रही है। इस और अगर गवर्नमेंट ध्यान देवे और उन इंडस्ट्री को रिवाइव करे, जैसा मैंने माइक्रोमैक्स का उदाहरण दिया, वैसे बहुत सारे टूल्स, बेयरिंग्स, टॉयज, इस तरह की बहुत सारी टेक्सटाइल और गारमेंट्स, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। भैया अभी अशोक का जो डालमिया जी ने जो बताया कि चीनी वस्तुओं पर बहिष्कार करना चाहिए, तो आप उससे क्या समझते हैं? श्रीवास जी, सबसे पहले तो मैं सेना पे जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा ये बोलना है कि ठीक है, जो चीन की वस्तुएं इंडिया में, हमारे देश में, जैसे मोबाइल, टीवी वगैरह हैं, इनका ठीक है, आने वाले समय में हमारे देश के लोग अगर उनको छोड़ते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो इसके प्रति हमारा पूरा समर्थन है, मैं समर्थन देता हूं। लेकिन
जिन लोगों ने जो चीजें उपभोक्ताओं ने हमारे देश में लेकर खरीद ली हैं, उनको ले जाके सड़क पे फेंकना, तोड़ना, इसका मैं समर्थन नहीं करता। आने वाले समय में, और सबसे बड़ी बात यह है श्रीवास जी कि हमारे देश ने जो नीति अपनाई है उदारीकरण की, उसके अंतर्गत जो सामान वहां से इंपोर्ट किया गया है, जो हमारे देश में आया है, तो इसको अगर आपको आने वाले समय में आप चाहते हैं कि उन वस्तुओं का, सामान का उपयोग हमारे देश के लोग बिल्कुल ना करें, तो उसका एक ही रास्ता है कि सरकार ने नीति बनाकर जो हम वहां से चीनी वस्तुओं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हमारी सरकार ने ऊपर से रोक लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो उपभोक्ता है वो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो चीज यहाँ सस्ते में मिलेगी वो लोग खरीदेंगे। ठीक है, आने जो चीन ने हमारे देश के साथ जिस टाइप का व्यवहार ये महामारी के समय किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ठीक है, चीनी जो वस्तुओं का उपयोग हम लोगों ने उसको बहिष्कार करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन सिर्फ आम व्यक्ति के रोकने से, देशवासी के रोकने से ये हल समस्या नहीं होगी। इसके लिए ऊपरी स्तर पर केंद्र सरकार ने भी उस टाइप के कदम उठाने चाहिए कि चीनी वस्तुएं ही हमारे देश में जो आ रही है उसको नियमानुसार रोकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डालमिया जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि काफी देर हो गई अब इसको, क्योंकि अभी तक क्या होगा कि जो युवा पीढ़ी है खास करके, चीनी माल इतना पूरे देश में हर घर में, यानी आप ऐसा समझ लो कि घर की सामान से लेके बड़े बड़े कार वगैरह तक चीनी का अपने यहाँ पे आयात हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं लगता आपको काफी देर हो गई? नहीं, देर यानी इसमें राजेंद्र जी देर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा देर हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो अंग्रेजों के एक समय में हम लोग गुलाम थे, वहां से बड़ी मुश्किल से हमको आजादी मिली है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो चीनी जो कंपनियां हैं, चीन की जो नीति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक थी। उन्होंने तो हम लोगों को गुलाम बनाया था। इन्होंने तो हमको पूरे मार्केट में कमर्शियल रूप से भारतीय नागरिकों को गुलाम बनाने में लगे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये है कि चीन में अगर कोई बिजनेसमैन, बड़ा उद्योगपति, व्यापारी दूसरे देशों में जाकर अपना माल खपत करता, बेचता है, साग बनाता है, तो चीन की सरकार उसे आकर्षक सब्सिडी देती है, सरकारी स्तर पर सहयोग करती है। लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है। इसको रोकने के लिए हमारे देश में हमारी सरकार का काम है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, कि हमारे उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आकर्षक सब्सिडी दे, उन्हें सुविधाएं दे कि उससे अच्छी क्वालिटी का माल उससे कम कीमत में अगर हमारे उपभोक्ताओं को, जनता को हमारी सरकार उपलब्ध कराए, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो चीन का सामान क्यों खरीदेंगे? ये बिल्कुल सही है। ये पीढ़ी जो अत्याधुनिक उपकरण है उसको वो हमारे देश पे हावी हो चुके हैं, और कम कीमत में हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उससे आधी से भी कम कीमत में अगर वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये पीढ़ी को इससे निकालने के लिए सिर्फ जनता द्वारा कदम उठाने से कुछ नहीं हो सकेगा। इसमें सरकार का भी इंटरफियर, सरकार का भी उत्साह बढ़ाना, और सरकार का भी काम है कि इसको रोकने के लिए हमको सहयोग दे। मेरे साथ में संजय जी, मैं आपसे फिर एक बार आपसे मुखातिब होता हूँ। जैसे दिनेश भैया ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस पर बैन लानी चाहिए। हालांकि अभी भारत के नागरिकों को इतना ज्यादा इसकी आदत लग चुकी है चीनी उत्पादनों को, एकदम से उसका बॉयकॉट करना, या जो हमारे पास अभी जो मोबाइल वगैरह अगर हम कहे तो उसको तोड़ के बेचना उचित नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए फिर भारतीय नागरिकों को? देखिए, दिनेश जी ने सही बताया, और मैं इसके बारे में आपका ध्यान, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसने पिछले फ्राइडे को एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उसने लिखा था कि भारतीयों के जनजीवन में, दिनचर्या के अंदर चाइनीज सामान इस तरह से समा गया है कि वो लोग हमारे सामान के बिना रह ही नहीं सकते। इस तरह का उन्होंने एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट दिया था, और वो कुछ हद तक एक कटु सत्य भी है, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं चाइनीज सामान के कि उसके बिना हमारा काम, खास करके युवा पीढ़ी का, चल ही नहीं सकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसमें खास करके मैं बताना चाहूंगा, प्लस कुछ जो है उसके अंदर अपने इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल से भी हम लोग चाइनीज सामान के ऊपर बहुत ज्यादा
डिपेंडेंट है, खास करके फार्मास्यूटिक के अंदर और एग्रो केमिकल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे बल्क केमिकल्स हैं जो कि सिर्फ चाइना से ही हम लोग इंपोर्ट करके हमारे यहाँ आगे उसको रीपैकिंग और फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज की कैपेसिटी का निर्माण करने, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैपेसिटी को निर्माण करने को बहुत ज्यादा समय लगता है। और चाइना इंडिया में ही नहीं, पूरे ग्लोबल उन्होंने एक तरह से बढ़त हासिल कर ली है। इवन अमेरिका के इंडिया से भी ज्यादा अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका का यूथ भी अपना सामान चाइना का यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वहां तक भी उनकी पहुंच बढ़ गई है। अमेरिकन इंडस्ट्री भी जो है अपने कंपोनेंट टेक्नोलॉजी देती है पर चाइना से बनवा के लेती है, जैसे एप्पल है और दूसरी जो कंपनियां है ऐसे। तो इसमें एकदम से तो कोई असर आने वाला नहीं है, देर भी हुई है परंतु करेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देर का एक एक्सक्यूज नहीं ले सकते, इसको करेक्शन करना बहुत जरूरी है। और ग्राहक एकदम से खुद नहीं मानेगा, इसलिए मैंने पहले मेरे स्टेटमेंट में कहा था इसमें रेगुलेटरी यानी शासन की तरफ से इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन के द्वारा, ड्यूटी स्ट्रक्चर के द्वारा, क्वालिटी चेकिंग के द्वारा, इस तरह के जो रेगुलेटरी चीजें हैं, क्योंकि इजी इंपोर्ट ड्यूटी देने वाला, इंपोर्ट लाइसेंस देने वाला का जो युग है वो समाप्त कर देना चाहिए और हर लेवल के ऊपर इसकी स्क्रूटनी नहीं होना चाहिए। उसके कारण से कुछ हद तक कम हो सकेगा। दानवे जी, एक और आपसे सवाल था कि आप अखिल भारतीय व्यापारी संघ से जुड़े हुए हैं, आप उसके पदाधिकारी भी हैं, तो भारतीय कंपनियां या भारतीय व्यापार कहीं पर कम पड़ रहा है इसमें, आपको ऐसा लगता है? देखो, व्यापारी क्या रहता है कि उसको जो ग्राहक मांगता है वो उपलब्ध करके देता है और ग्राहक को जो सस्ता मिलता है वो खरीदता है। अच्छा, हर चीज यानी खुले बाजार की व्यवस्था है, तो खुले बाजार के अंदर ये हो गया कि हमको जो चीज इजीली उपलब्ध है, सस्ती उपलब्ध है, बाहर से देखने में अच्छी है, हम लोग उसी को खरीद रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। तो इसके कारण से जो मानसिकता के अंदर एक बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है, तो उसको करेक्शन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, परंतु करेक्शन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बॉर्डर एस्केलेशन के अलावा भी अगर बॉर्डर एस्केलेशन खत्म भी हो जाता है, हो सकता है कि डिप्लोमेटिक चैनल के कारण से एस्केलेशन तो एक बार समाप्त हो जाएगा, परंतु इस चीज की तरफ कंटिन्यूस ध्यान देना जरूरी है। अपने देश के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्विस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया, जैसे कि अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह की इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उसके रिजल्ट्स भी मिले, परंतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा दुर्लक्ष्य किया गया। मैन्युफैक्चरिंग को जब तक अपन रैंप अप नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सोल्यूशन अपने पास में नहीं रहने वाला। मैन्युफैक्चरिंग अपना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सस्ते ब्याज के ऊपर ऋण मिलना चाहिए, उसके ऊपर बाकी सुविधा मिलना चाहिए, टैक्सेशन की सुविधा मिलना चाहिए, जिसके कारण से वो खड़ा होके चाइनीज उत्पादकों के सामने खड़ा होके कॉम्पीट कर सके। वो पॉलिसी जब तक नहीं होगी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ रहती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का अपनी जगह रोल है, पर जो अपने इकोनॉमिस्ट की अगर सलाह लेंगे तो वो बोलेंगे कि व्यापार बढ़ना चाहिए तो इंपोर्ट भी बढ़ने दो, साथ में एक्सपोर्ट बढ़ाओ, वो उनकी पॉलिसी इस तरह रहती है। परंतु इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आज अपने देश की बहुत बड़ी गरज है, क्योंकि अपने देश में बैलेंस जो रहता है ट्रेड का, वो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसको बैलेंस करने के लिए पहले व्यवस्था करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरेश भैया, एक सवाल ऐसा था कि जैसे मोबाइल, अभी अगर चीनी उत्पादन में अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर मोबाइल है, क्योंकि उनके मोबाइल में कीमत भी कम होती है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको सुविधाएं दी जाती है। तो क्या भारत से इस प्रकार के निर्माण नहीं कर सकते, इस प्रकार की मोबाइल या टेक्नोलॉजी? क्या आपको मेरा पूछना था कि टेक्नोलॉजी भी हम कहीं कम पड़ते हैं बनस्पत चाइना के में? राजेंद्र, तुम्हारा सवाल जो है उसका उत्तर ऐसा है कि भाई हमारे देश में क्या बोलते हैं, जो विद्वता की या उद्योग की या उद्योगपतियों की यानी ये बहुत हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उद्योग को जो बढ़ावा मिलना चाहिए उतना बढ़ावा नहीं मिलता। यानी जो बच्चे, यानी हमारे देश के बच्चे जो हैं अमेरिका में, यानी कई इंजीनियर अमेरिका, जापान उनको बुलाता है और उनका फायदा विदेशों को मिल रहा है, लेकिन यही टैलेंट का फायदा अगर भारत सरकार उठाए तो हमारे देश में भी, जो तुमने सवाल इस मोबाइल का किया है, विदेशों से अच्छे मोबाइल का निर्माण हमारे यहाँ भी अच्छे से हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जितनी कीमत इन लोगों की टैलेंट की होना चाहिए भारत में,
वो मुझे लगता है कि उतना ज्यादा प्रतिशत इन लोगों को यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ से कई बच्चे पढ़ लिख के भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं। उनको ही अगर बुला के उनको यहाँ पे अच्छा काम, अच्छा रोजगार दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी चीजों का निर्माण हमारे भारत में नहीं हो सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक और सवाल था दिनेश भैया कि अभी चाइनीज मोबाइल में टिकटॉक जो एक ऐप है जिसके कारण खास करके युवा पीढ़ी से लेकर वरिष्ठ नागरिक आज इसके गुलाम हुए हैं। आप कोई भी मोबाइल खोलिए या व्हाट्सएप देखिए, उसके अंदर टिकटॉक का एक ऐसा एक ऐप है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते, तो उसका कितना उचित है? आप नहीं वो उसमें राजेंद्र बहुत ध्यान से तुम अगर टिकटॉक को देखो तो एक आध चीज ठीक है, हास्य व्यंग के हिसाब से कुछ चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका दुरुपयोग होने लग गया है। अश्लीलता भी उसमें दिखाई देती है कहीं कहीं, ये अच्छी बात नहीं है कहीं से भी। इसको भी जहां तक होए हम उसका उपयोग ना करें, ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, एक सवाल ऐसा था कि अगर भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 130 करोड़ भारतीय की जनसंख्या है, तो चीनी उत्पादन का बहिष्कार अगर पूरे मिल के लोग अगर करते हैं तो भारत महासत्ता बन सकता है क्या? आपको क्या लगता है आर्थिक रूप से? मान सकते 100% बन सकता है। दिनेश जी ने पहले टैलेंट के बारे में बताया कि हमारे टैलेंट की कीमत सिर्फ विदेशों में है, हमारे देश में नहीं है। और मैं इसके पहले आपको बोल ही चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करना, जब तक गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये उनको एहसास नहीं आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सर्वोपरि है। आज चाइना जो है 91 में उसने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था और उसने खाली विदेशों से मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के अंदर इनवाइट किया, भले ऑटोमोबाइल के अंदर हो, बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, बाद में कैपिटल गुड्स के अंदर हो, सारी चीजें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के अंदर प्रोत्साहन देके आज इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि वो अमेरिका को भी मात दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इकोनॉमी की बैकबोन है। जब तक गवर्नमेंट इस चीज को समझेगी नहीं या रियलाइज नहीं करेगी या इम्प्लीमेंट नहीं करेगी सीरियसली, पॉलिसी बनाना एक बात अलग है, पेपर के ऊपर आह्वान कर देना उससे कुछ नहीं होता। जब तक कि जो इन्वेस्टर जो है अपना करोड़ों रुपए लगाता है, अगर वो कन्विंस नहीं हो कि नहीं मैं यहाँ वास्तव में सक्सेसफुली उद्योग लगा सकता हूँ, उद्योग चला सकता हूँ, मुझे कोई भी तरह का यहाँ पे ट्रबल नहीं होगा, मुझे किसी तरह का हरासमेंट नहीं होगा, इंस्पेक्टर राज का फेस नहीं करना पड़ेगा और मैं कॉम्पिटिटिव उत्पादन कर सकूंगा, तो उसके बाद ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने वाला। इसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह के जो स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। आज भी परिस्थिति जो 10 साल पहले थी वही है। उद्योग चलाने वाले कोई भी उद्योजक को पूछे तो परिस्थिति में कोई बहुत अमूल जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बारे में भी काफी कुछ करना बाकी है अगर हमारी उद्योग की उत्पादन क्षमता गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, और वही रास्ता है चाइनीज उत्पादन को मात देने का। हमारे साथ में इस चर्चा सत्र में एडवोकेट पप्पू मोरवाल जी जुड़ गए। पप्पू भैया, आपका हमारे इस चर्चा में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते भैया। पप्पू भैया, हमारी चर्चा इस बात पर चल रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? अभी आ रही है आपको? सामान का बहिष्कार, चीनी सामान का बहिष्कार तो नक्की ही करना चाहिए। हमें अपने देश से अगर प्यार है, हमें अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है, हमारे को आने वाली जनरेशन को अगर सुरक्षित रखना है और हमारे भारत देश का भविष्य अगर उज्जवल बनाना है, तो हमें तो चीनी जितने भी सामान है, चीनी देश का, चीनी सामान का, सभी का बहिष्कार करना चाहिए। पप्पू भैया, जो गलवान घाटी में जो घटना हुई है जिसमें चीनी सेना ने एक प्रकार से कायरतापूर्ण आक्रमण करते हुए हमारे जो जवानों को मारा है, जिसमें 20 जवान शहादत उनको मिली है, जिसके कारण पूरे देश में गुस्सा, तो आप इस घटना को किस नजरिए से लेते हैं? निश्चित तौर पर यह घटना बहुत निंदनीय है। इस तरह की घटना चीन जैसे राष्ट्र ने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी कोविड-19 का महामारी का समय चल रहा है और सभी मानव जाति, सभी देश की मानव जाति इस महामारी से हैरान है। और उस समय में इंटरनेशनल जो अपने ट्रीटीज हुए हुए हैं, जो अपने करार हुए हुए हैं, उस समय भारतीय सेना पर इतने दिनों बाद आक्रमण करना और लगभग 20 जवानों को शहीद करना, निश्चित ही ये बहुत गंभीर स्वरूप की बात है। इतना तो बात है कि जो भारत देश जो है, चाइना को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि यह घटना जो है, यह घटना का सबक सिर्फ हमारे माननीय पंतप्रधान
तथा चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ही नहीं लेना चाहिए, हम सब भारतीयों ने मिल के इसका विरोध करना चाहिए और अपने तरीके से जवाब देना चाहिए। देखिए भारत में भी जैसा अभी चीन, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश तीन तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या उपाय है? नेपाल जो है अपना बहुत पुराना मित्र रहा हुआ है और उसके साथ तो हम लोगों ने संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वो चाइना के इन्फ्लुएंस में एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, इसके बारे में डिप्लोमेटिकली ही उसको कन्विंस करके, और नरेंद्र मोदी जी हमारे पंत प्रधान इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं और वो सक्षम भी है। नेपाल को हम लोग अपने साइड में लेने में शायद कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान और चाइना तो अपने हमेशा से दुश्मन रहे हुए हैं, वो तो एक साथ रहने वाले। विनय भाई आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो इसमें ऐसा बोलना है कि इस समय पूरे संसार में ये जो एक हमारे सामने जिसका सामना पूरा संसार कर रहा है, ये जो बीमारी जो आई है कोरोना वायरस, तो ये इस समय पे किसी भी तरह का युद्ध किसी के भी साथ में हो, ये इसका समर्थन तो कोई नहीं करेगा। और हम लोगों को इस समय ये बीमारी से, जैसा कि अभी इन्होंने विचार, इन लोगों ने जो हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी जो अपने विचार रखे हो बिल्कुल सही है। ये परिस्थिति युद्ध वगैरह की तो नहीं लगती मुझे कि है करके। और हमारा देश जो है, हमारे देश की राजनीति ये निर्णय अच्छे से लेगी कि इस समय कैसे कदम हम लोगों ने उठानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो घटना हुई है गलवान घाटी की, उसको एक सबक लेकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकते हैं? ये अभी सही मौका? बिल्कुल, आने वाले समय में हम लोगों ने चीनी वस्तुओं का जहां तक हो हम लोग उपयोग न करें। वैसे भी चीनी वस्तुएं जो है वो लंबे समय तक चलती नहीं है। मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप लोगों को अनुभव है कि चाहे चीनी कोई भी वस्तु हम मोबाइल खरीदें, उसकी ज्यादा उम्र नहीं होती। अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू हो जाए, पूरी मैन्युफैक्चरिंग फुल फ्लेज चालू हो जाए, तो बेरोजगारी की समस्या ही नहीं रहेगी। आज चाइना के अंदर इतनी पॉपुलेशन होके भी वहां पे माइग्रेंट दूसरे कंट्री की लेबर आके काम कर रही है। वियतनाम, कंबोडिया, आसपास के लाओस, ऐसे कंट्रीज के अंदर की लेबर का आके काम कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। वो भी है ना, जो है ना कॉमन आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही मिल सकता। इस बारे में गवर्नमेंट करेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और अपनी जो है आर्थिक ताकत बढ़ेगी। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चाइना के सामने अपनी, क्योंकि अपन उनको $70 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं और $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अपने कितना बड़ा व्यापार घाटा है। ये सब आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत सोचने की जरूरत है, और ये पिछले 10 साल से चले जा रहा है आर्थिक घाटा। देखिए ऐसी कोई अपने एक मोनोपोली तो कोई चीज की है ही नहीं चाइनीज आइटम की। अपने पास हर चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? उन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने पास में दूसरे उसके ऑप्शन है। भले अपने को इनिशियली थोड़ा उसके पीछे कीमत ज्यादा देनी पड़ सकती है, चाइनीज सामान सस्ता है, परंतु इतना अपन अपने देशभक्ति के कारण से थोड़ी कीमत ज्यादा देके भी अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य अपना पूरा कर सकते हैं अपने स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करके। नहीं, मेरा तो लोगों से इतना निवेदन है कि ऐसा चीनी सामान जो है, जो चीन देश ने हमारे साथ व्यवहार किया है इस समय, ऐसे संकट के समय, हम लोगों ने देशभक्ति की भावना अगर हमारे अंदर है तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि चीनी सामान को हम लोग हाथ न लगाएं, उसको बिल्कुल जितना बहिष्कार हम कर सकते हैं उतना करें। और इसको लोगों की जो अंदर की भावना है, चीन के प्रति आक्रोश है, इसको सरकार ने भी अपना समर्थन देते हुए चीनी सामान जो यहाँ आता है उसको सरकार ने पूरी तरह से फिलहाल जितना रोक सकती है प्रतिबंधित करना चाहिए और लोगों की इच्छा का आदर करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद भैया। तो ये हमारे आज चर्चा सत्र में शामिल हुए थे अशोक जी डालमिया, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी शुक्ल और एडवोकेट पप्पू जी मोरवाल। इन चर्चा का एक यही निचोड़ निकला है कि देश सबसे पहले होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक अपना कर्तव्य याद रखें और चीनी जो भी उत्पादन हो उनका बहिष्कार करें। आशा आपको हमारी चर्चा पसंद आएगी। फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।